नमस्कार दोस्तों। तो तुलसी गबार्ड जो कि इंटेलिजेंस चीफ हैं इस समय पर यूएस की, उनका एक स्टेटमेंट आता है और यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात समझ में आती है कि कहीं ना कहीं ईरान के वॉर को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप को बहुत सारे लोग कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर अभी आपने देखा था कि जोसेफ केंट ने, जो कि काउंटर टेररिज्म सेंटर के डायरेक्टर थे, उन्होंने रिजाइन किया। उन्होंने कहा कि मैं ट्रंप के इस आइडिया से, जो ईरान वॉर में पूरा हुआ है, ये ट्रंप का इस आइडिया से बिल्कुल भी ताल्लुक नहीं रखता हूँ। इसराइल की वजह से जबरदस्ती यहाँ पर यूएस को घसीटा गया इस पूरे वॉरफेयर में। कुछ इसी तरीके की सिमिलर बातचीत तुलसी गबार्ड ने भी कह दी है। अब इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप देखो कि इस वॉर में लगातार एक्सपेंशन जो है वो चलता जा रहा है। अब डायरेक्ट जो लास्ट ऑप्शन बचा था, द ओनली ऑप्शन विच ईरान वाज लेफ्ट विथ, उन्होंने वो करना शुरू कर दिया है कि जितना नुकसान किया जा सके खत्म होते होते इस वॉर को, क्योंकि आपको समझ में आ ही गया होगा कि अब हफ्ते भर से भी ज़्यादा ईरान टिक नहीं पाएगा। तो खत्म होते 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 जितना नुकसान किया जा सकता है, जिससे ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर फर्क पड़े, ग्लोबल सिक्योरिटी के ऊपर फर्क पड़े, जियोपॉलिटिक्स के डायनेमिक्स थोड़े चेंज हो, वो काम कर देते हैं। दैट इज द ऑयल फील्ड। तो ऑयल फील्ड को अटैक करना जगह जगह पर शुरू किया है। किंजल सर ने इसको कवर भी किया। अब इससे आपको थोड़े ऑयल प्राइसेस में सर्जेस जो है वो मिलना शुरू होंगे, क्योंकि वो चीज़ों को दोबारा डेवलप करने में बहुत लंबा समय लगेगा और उन कंपनीज को, अरामको जैसी कंपनीज जो कि इतनी ह्यूज बड़ी कंपनीज हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा इसका सेटबैक और काफ़ी ज़्यादा नुकसान लगेगा। तो ये सारी चीज़ें चेंज होना शुरू हुई हैं। अब इसी के बीच में एक असेसमेंट रिपोर्ट आती है, थ्रेट्स असेसमेंट रिपोर्ट आती है 2026 की, जिसमें तुलसी गबार्ड का मानना है कि देखिए, चाइना का तो खैर रहता ही है, लेकिन इसमें उन्होंने पाकिस्तान का भी नाम लिया कि पाकिस्तान, चाइना ऐसे देश जो हैं वो न्यूक्लियर वेपन बना रहे हैं, वो न्यूक्लियर मिसाइल्स बना रहे हैं, जिनकी स्ट्राइकिंग कैपेबिलिटी यूएस तक, यूएस होमलैंड तक होगी। आज तक यूएस मेनलैंड तक पहुंचने वाली मिसाइल्स जो हैं वो नहीं थी, नॉर्थ कोरिया ने डेवलप किया। और अब बताया जा रहा है कि चाइना और पाकिस्तान भी ये न्यूक्लियर मिसाइल डेवलप कर रहे हैं जो यूएस होमलैंड तक डायरेक्टली रीच कर सकती हैं, विच इज़ अ बिग थ्रेट फॉर यूनाइटेड स्टेट्स। अब यहाँ पर पाकिस्तान का नाम आना भी एक बहुत ही सिग्निफिकेंट बात है। डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं, इस पूरे इशू को डिस्कस करते हैं, पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी इज़ योर वन स्टॉप सॉल्यूशन। और अनअकैडमी के अपने फाउंडेशन बैच से, इस बार ऑनलाइन फाउंडेशन बैच से ऑल इंडिया रैंक 1 अनुज अग्निहोत्री जी आए और उन्होंने बोला कि ये बेस्ट इसलिए था क्योंकि इंडिया की सबसे टॉप फैकल्टीज़ आपको यहाँ पर इस बैच में पढ़ा रही होती हैं, जैसे मुन्नाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज़ आपको इस बैच में पढ़ा रही होती हैं। तो कल का जो हमारा प्राइस है इस फाउंडेशन कोर्स का, वो 17,999 था। वो ऑफर अब खत्म हो चुका है। नाउ नेक्स्ट डे यानी आज 19 मार्च को ये प्राइस अब 18,999 हो चुका है और 20 और 21 मार्च को ये 19,999 हो जाएगा। हर दिन 1,000 बढ़ता चला जा रहा है। तो आज आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप इसको 18,999 में अवेल कर सकते हैं। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा और वहाँ पर जाकर के मेरा कोड इस्तेमाल करिएगा APYT10 और इस बैच को आप अवेल कर सकते हैं। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो तुलसी गबार्ड का अपना जो उन्होंने रिपोर्ट प्रेजेंट करी, इंटेलिजेंस कम्युनिटी की रिपोर्ट प्रेजेंट करी एनुअल थ्रेट असेसमेंट के ऊपर 2026 में, कि कौन कौन से एनुअल थ्रेट्स हैं यूएस के लिए। ये हर साल ये रिपोर्ट सबमिट की जाती है, तो तुलसी गबार्ड ने वही किया। इसमें 2-3 देशों का नाम तो हमेशा रहता है, हर रिपोर्ट में आप चेक करोगे 2-3 देशों का नाम आपको मिल जाएगा। एक तो रशिया रहेगा, चाइना रहेगा और नॉर्थ कोरिया रहेगा। ये 3 देश तो एकदम परमानेंटली इस रिपोर्ट में हमेशा जगह बनाते हैं। लेकिन शॉकिंग बात तब हुई जब इसमें पाकिस्तान का नाम आया और पाकिस्तान को बताया गया, पाकिस्तान को इस तरीके से दिखाया गया कि ये देश जो है वो चाइना और रशिया और नॉर्थ कोरिया वाले इस पूरे एक्सिस में भी अलाइंड है। तो चाइना, नॉर्थ कोरिया, ईरान, पाकिस्तान, ये वो देश हैं जो कि न्यूक्लियर थ्रेट्स हैं बहुत बड़े यूएस के लिए। यूएस के लिए ये न्यूक्लियर थ्रेट्स काफ़ी बड़े हो चुके हैं। रशिया पहले से था, नॉर्थ कोरिया, चाइना और ये सारे देश तो थे। ईरान के साथ वॉर अभी चल ही रहा है और आप देख ही रहे हो कि वो अपने लास्ट स्टेजेस में वो वॉर पहुंच चुका है। और ईरान जो एक थ्रेट फैक्टर था यूएस के लिए, मुझे लगता है कि यूएस से ज़्यादा बड़ा थ्रेट फैक्टर ईरान एक्चुअल में इजराइल के लिए था। यूएस के लिए तो बहुत बाद में वो थ्रेट फैक्टर था, बहुत समय लगता ईरान को अगर यूएस के साथ कुछ भी करना था। तो ईरान के लिए वो, ईरान का थ्रेट फैक्टर इतना ज़्यादा नहीं था। लेकिन इसमें उन्होंने पाकिस्तान का भी नाम लिखा और कहा है कि पाकिस्तान जो है वो न्यूक्लियर थ्रेट है यूएस के लिए। इनका मानना है, तुलसी गबार्ड का, जो इन्होंने अपनी इंटेलिजेंस कमेटी की को ये रिपोर्ट सबमिट करी, इनका मानना है कि रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, ईरान और पाकिस्तान जो है वो लगातार रिसर्च कर रहे हैं और वो लगातार ऐसी न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें वो कन्वेंशनल पेलोड्स का इस्तेमाल करेंगे, जिसकी रेंज जो है वो यूएस मेनलैंड तक होगी। देखिए, यूएस को हमेशा इस बात का घमंड सा रहा है और यूएस इसीलिए कहीं पर भी इंटरवीन कर जाता है। किसी भी वॉर में घुसना,
कहीं पर भी अपना मिलिट्री ऑक्यूपेशन करना, ये सारी चीज़ें वो इसलिए भी कर पाते हैं। एक बहुत शानदार एक्सपर्ट हैं, उनका मानना है कि यूएस ऐसा इसलिए खुल के कर पाता है क्योंकि उसके मेनलैंड तक कभी वॉर नहीं पहुंचता। आप कोई भी वॉरफेयर देखिए तो यूएस मेनलैंड तक वो वॉरफेयर नहीं पहुंचता, या तो उसके बेसिस पे ज़्यादा से ज़्यादा आप अटैक कर लोगे, इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर पाते क्योंकि यूएस मेनलैंड बिल्कुल अलग थलग आइसोलेटेड अलग जगह पर है। तो इसीलिए यूएस मेनलैंड तक कोई वॉरफेयर नहीं पहुंच पाता। और जब यूएस मेनलैंड तक कोई वॉरफेयर पहुंच सकता है, यानी कि आप लैटिन अमेरिका में कुछ ऐसा कर रहे हो या लैटिन अमेरिका में ऐसा कुछ हो रहा है, तो यूएस फिर नहीं रुकता। आप जैसे वेनेजुला के केस में देखिए, क्यूबा को धमकाना देखिए, वेनेजुला को देखिए, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ साफ साफ समझ में आती है कि यूएस जो है वो अपने मेनलैंड के ऊपर कोई थ्रेट नहीं ले सकता, और इसीलिए वो इसको लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित भी रहते हैं कि यूएस मेनलैंड तक कुछ नहीं होना चाहिए, बाकी कहीं पर भी कुछ हो जाए। इसीलिए ये रिपोर्ट बहुत सिग्निफिकेंट और बहुत अच्छे तरीके से इसको एनालाइज किया जाता है। तो रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, ये 3 देश तो हमेशा रहते हैं, ईरान भी हमेशा रहता ही है इसमें। लेकिन पाकिस्तान का इसमें आना कहीं ना कहीं यूएस के लिए एक बहुत बड़ी मतलब यूएस के लिए एक चुनौती हो चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान को डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से ट्रस्ट करते हैं, जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट्स करी हुई हैं, पाकिस्तान को लगातार सपोर्ट करना, भारत के केस में भी आपने देखा कि पाकिस्तान को लगातार वो सपोर्ट करना, पाकिस्तान को बार बार, और शहबाज शरीफ का जा करके नोबेल प्राइज़ के लिए वो कर देना, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ आपको नज़र आएगी कि पाकिस्तान को थ्रेट रिपोर्ट में डालना एक बहुत बड़ी बात है अपने आप में, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज़ को एक तरीके से कॉन्ट्रडिक्ट किया जाना, ये बात हो गई। और इंटेलिजेंस चीफ तुलसी गबार्ड के बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शंस दिखते भी हैं, जिसके ऊपर हम थोड़ी देर में चर्चा भी करेंगे। तो इनका मानना है कि चाइना और रशिया जो है वो ऐसे डिलीवरी सिस्टम्स बना रहे हैं जो यूएस की मिसाइल डिफेंसेस हैं उनको पेनिट्रेट भी कर सकते हैं, उनको बाईपास भी कर सकते हैं। बिल्कुल नॉर्थ कोरिया जो था वो ऐसे, नॉर्थ कोरिया ने आईसीबीएम्स डेवलप किया था जो यूएस सॉइल तक पहुंच सकते थे। अभी तक तो सिर्फ नॉर्थ कोरिया था, इसीलिए नॉर्थ कोरिया से जो डर का फैक्टर है वो बहुत ज़्यादा रहता है डोनाल्ड ट्रंप का भी, चाहे कोई भी प्रेसिडेंट हो यूएस का, वो नॉर्थ कोरिया को कभी हल्के में नहीं लेता। नॉर्थ कोरिया को काफ़ी ज़्यादा जो सोच समझ कर ही वो स्टेप नॉर्थ कोरिया के पॉइंट पे उठाते हैं। आप देखिए कि साउथ कोरिया पर अभी घटना थी जब उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर कर दिए, साउथ कोरिया ने कंफर्म किया कि बैलिस्टिक मिसाइल्स नॉर्थ कोरिया ने फायर किए हैं, और ये एक धमकी, एक वार्निंग है। यूएस का टोटली कोई भी स्टेटमेंट नहीं है, सिर्फ उन्होंने कंडेम किया, उन्होंने कहा ये नहीं होना चाहिए, ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है, ये है वो है, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं किया। अगर यही काम वेनेजुला कर देता, अगर यही काम ईरान कर देता या कोई और देश कर देता, तो उनका जो उस चीज़ को टेक ऑन करने का तरीका था वो अलग होता। लेकिन नॉर्थ कोरिया की वो चीज़ जो है वो बिल्कुल अलग हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो आईसीबीएम्स जो हैं दे हैव द कैपेबिलिटी टू रीच टू दी यूएस सॉइल, यूएस मेनलैंड, और इसीलिए ट्रंप इतना ज़्यादा उसको लेकर के परेशान रहते हैं। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि नॉर्थ कोरिया, रशिया और चाइना लगातार ये लोग अपने एक्सिस को मजबूत कर रहे हैं, अपने आर्सनल्स को बढ़ा रहे हैं, और इनकी ताकत कहा जा रही है 2035 में इतनी बढ़ जाएगी कि यूएस इनको सिंगल हैंडेडली टेक ऑन भी नहीं कर पाएगा। लेकिन यार ये बात बहुत हद तक, एक तो ये ना एक डर क्रिएट करते हैं, ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए खतरा है, ये है वो है करके एक डर भी क्रिएट करते हैं। ईरान के लिए सेम बातें कही जाती थी, ईरान के लिए ये बातें कही जाती थी कि ईरान के पास पीछे से बहुत सपोर्ट है, ईरान के पास बड़ी सस्ते सस्ते मिसाइल्स हैं, उनको उतना नुकसान नहीं होगा, यूएस का बहुत पैसा लॉस होगा। लेकिन यू सी दैट ईरान एज सून एज द वॉर स्टार्टेड, मतलब पहले दूसरे तीसरे दिन में ही पिक्चर बहुत क्लियर हो गई थी दैट ईरान इज डेसिमेटेड, दे टिपिकली ऑब्लिटरेटेड ईरान, कुछ नहीं बचा ईरान के अंदर में। शुरू के ही एक हफ्ते में उन्होंने ईरान को पूरा बर्बाद सा कर दिया, जितने टॉप ऑफिशियल से सबको टारगेट कर दिया, सबको मार दिया, कोई वहाँ पर हेड नहीं है, कोई डिसीजन मेकर नहीं है, जो अप्रूवल्स दिए गए आईआरजीसी को वो अपने उस अप्रूवल के हिसाब से ही काम कर रहे हैं। तो मतलब ऊपर का टॉप लेवल पूरा खाली करके उन्होंने डेसिमेट कर दिया, ईरान को ख़त्म कर दिया। तो एक वो ना डर का फैक्टर ये लोग लगातार बनाते रहते हैं ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए, ये तो रिस्क है, ये तो रिस्क है, ये तो रिस्क है, ताकि दुनिया को भी लगने लगे कि ये सच में रिस्क है। लेकिन ये तीनों देश मिल करके काम कर रहे हैं, इसके ऊपर तो कोई भी दो राय नहीं है। अब रही बात पाकिस्तान की, अब इसमें पाकिस्तान का नाम आता है सामने। अब देखो, पर्सनली मैं बताऊं आपको, पाकिस्तान की माली हालत देख करके मुझे नहीं लगता कि वो कोई ऐसी आईसीबीएम्स बना पाएंगे जिनकी केपेबल स्ट्राइक, जिनकी कैपेबिलिटी जो है वो स्ट्राइक करने की वो यूएस सॉइल तक होगी। या तो दे में बोरो फ्रॉम चाइना और समथिंग लाइक दैट, लेकिन वो आईसीबीएम्स ऐसी बना पाएंगे जिसकी कैपेबिलिटी होगी कि वो यूएस मेनलैंड तक पहुंचे। माली हालत देख करके मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है, जो उस देश की पूरी स्थिति। हाँ, पाकिस्तान देखिए सिर्फ देश अपने यहाँ पर सिर्फ यूएस के लिए थ्रेट नहीं है, पाकिस्तान पूरे दुनिया के लिए थ्रेट है। इवन पाकिस्तान जो है वो खुद के लिए भी एक बहुत बड़ा थ्रेट है। तो टेररिज्म को यूज़ करके, इन नेटवर्क्स को यूज़ करके भले वो किसी को भी कुछ भी थ्रेट
दे सकते हैं, लेकिन वो ऐसा कोई मिलिट्री थ्रेट नहीं दे पाएंगे। उनकी मिलिट्री को ये यकीन नहीं होगा, वो खुद सुन करके हंसेंगे कि अरे भाई साहब हम भी ऐसा कुछ करने जा रहे हैं क्या। तो ये एक पाकिस्तान के लिए कही जाने वाली बात है। ये पॉइंट क्या है, देखिए क्यों पाकिस्तान का नाम बार बार इस एनुअल असेसमेंट रिपोर्ट में आया है, थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट में आया है, इसके पीछे का रीज़न है पाकिस्तान को लेकर के और ईरान को लेकर के खास तौर से आपको ट्रंप और उनके कुछ क्लोज लोगों के बीच में एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन दिखाई देगा। तुलसी गबार्ड भी काफ़ी कॉन्ट्रडिक्शन है, जोसेफ केंट ने तो अपना कॉन्ट्रडिक्शन दिखाई दिया कि भाई आई एम नॉट हैप्पी विद दिस वॉर। पाकिस्तान को लेकर के तुलसी गबार्ड के कई सारे स्टेटमेंट्स आप देखोगे वो साफ साफ दर्शाते हैं कि पाकिस्तान से बहुत खफा रहती हैं वो, पाकिस्तान को और यूएस की जो करीबियां हैं उससे वो खुश नहीं रहती, क्योंकि शी इज़ नॉट हैविंग दैट ट्रस्ट ऑन पाकिस्तान। वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को बार बार कहती है कि पाकिस्तान जो है वो दो मुँहा साहब है, वो चाइना से भी पैसे ले रहा है, वो आपसे भी पैसे ले रहा है, वो मजे लूट रहा है, लेकिन वो अभी सऊदी अरेबिया के केस में उसने दिखा दिया कि वी कैन ओनली टॉक, वी कैन डू नथिंग। तो पाकिस्तान का उतना पैसा वहाँ पर इन्वेस्ट करना उनको लॉजिक नहीं लगता इस चीज़ का, इसीलिए वो ट्रंप की इस पॉलिसी को बार बार लगातार कॉन्ट्रडिक्ट करती हुई आई, और अभी भी ये नाम लेकर के पाकिस्तान का उन्होंने उसको कॉन्ट्रडिक्ट ही किया है। दूसरी चीज़ यूएस के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, वो अलकायदा और आईसिस जैसे ग्रुप्स हैं। ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, अब आईसिस तो पाकिस्तान में बहुत, आईसिस ने अपना पूरा बेस बना लिया एक तरीके से पाकिस्तान ने, और पाकिस्तान की सरकार जो है खूब मोटा पैसा लेकर के उनको ये बेस बनाने भी दे रही हैं, बिकॉज दे हैव टू चैलेंज अफगानिस्तान। और पूरी प्रॉब्लम जो है अफगानिस्तान से वो एक्चुअल में ये है, तो इट इज़ नॉट ओनली टीटीपी, इट इज़ आईसिस ऑल्सो। अब ये जो ग्रुप हैं ये अफ्रीका में ऑलरेडी काफ़ी स्ट्रांग हो चुके हैं, जितने भी टेररिस्ट ग्रुप हैं अफ्रीका में इनको सबसे अच्छा मौका मिला, एशिया में ये हैं पाकिस्तान की वजह से, ये वेस्ट एशिया में भी हैं, और अब कहा जा रहा है कि ये यूएस मेनलैंड में भी एक बहुत बड़ा थ्रेट क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पर अगर आप तुलसी गबार्ड और डोनाल्ड ट्रंप की थोड़ी सी रिलेशनशिप देखोगे, वो थोड़ा सा आपको कॉन्ट्रडिक्शन यहाँ पर ईरान को लेकर के फिर से नजर आएगा। देखिए इस पूरे थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट में एक चीज़ और मेंशन की गई कि अभी तक ऐसी 3000 मिसाइल्स थी जिनकी कैपेबिलिटी थी कि वो यूएस मेनलैंड तक पहुँच सकती हैं 2025 में। अब ये 2035 तक, मतलब ठीक 10 साल बाद तक ये 16,000 हो जाएगा नंबर। मतलब लगातार यूएस मेनलैंड तक पहुँचने के लिए मिसाइल्स को डेवलप किया जा रहा है, उसके ऊपर रिसर्च चल रही है सबकी। अब तुलसी गबार्ड और ट्रंप के थोड़े से कॉन्ट्रडिक्शन की बात कर लेते हैं। उनका भी कहना है, उनका मानना है कि ईरान की सिचुएशन के ऊपर उन्होंने कहा कि ईरान को जब जून 2025 में इजराइल ने अटैक किया था, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर लॉन्च किया था, तो ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को उन्होंने बर्बाद कर दिया था, यूरानियम एनरिचमेंट को उन्होंने बर्बाद कर दिया था। और उसके बाद हमारे पास कोई ऐसे एविडेंसेस नहीं है जिससे हम ये प्रूव कर पाएँ कि ईरान ने अपने न्यूक्लियर एनरिचमेंट को रीबिल्ड करने की कोशिश करी थी। कोई कोशिश ऐसी नहीं हुई थी। इसका कहने का मतलब बहुत सिंपल सा है, दैट शी इज ऑल्सो नॉट अलाइंड विथ ट्रम्प्स आइडिया टू अटैक ईरान। और इसके पहले आपको पता ही है कि जो काउंटर टेररिज्म के, नेशनल काउंटर टेररिज्म के डायरेक्टर थे जोसेफ केंट, उन्होंने कहा था कि ट्रंप ने अटैक करके गलती की है, ट्रंप ने ज़बरदस्ती यूएस को इस पूरे वॉरफेयर में खींच लिया, सिर्फ इजराइल की वजह से फोर्स किया गया कि यूएस भी इस वॉर में उतरे, और ट्रंप ने वो बहुत बड़ी एक जो चूक है वो यहाँ पर कर दी है, क्योंकि हमारे पास कोई भी एविडेंस नहीं था। इसको तुलसी गबार्ड ने भी कंफर्म किया कि कोई एविडेंस नहीं था कि ईरान अपनी न्यूक्लियर एनरिचमेंट को रीबिल्ड करने की कोशिश कर रहा था, यानी कि देयर वाज नो पॉइंट ऑफ दिस वॉर। जो पूरा वॉर का ऑब्जेक्टिव था वही यहाँ पर फ्लॉड लग रहा है। जो पूरा वॉर इन्होंने शुरू किया था, द ऑब्जेक्टिव वाज कि भाई न्यूक्लियर बना लेगा ईरान, इसलिए हमें ईरान को खत्म करना है, ईरान को ऑब्लिटरेट करना है, उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को ऑब्लिटरेट करना है। लेकिन वही एविडेंसेस नहीं है इनके पास कि वो यूरेनियम एनरिचमेंट कर भी रहा था, उसको रिबिल्ड भी करने की कोशिश कर रहा था। और ये बात जब यूएस की असेसमेंट, थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट में आ जाती है तो चीज़ें बहुत क्लियर हो जाती हैं कि ट्रंप का उनके अपने क्लोज, अपने लॉयलिस्ट से ही बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन पॉलिसीज़ को लेकर के चल रहा है। हालांकि व्हाइट हाउस ने अपने स्टेटमेंट तुरंत जारी कर दिया कि कोई रॉन्ग मैसेज ना जाए। उन्होंने कहा ट्रंप पूरा भरोसा करते हैं तुलसी गबार्ड के ऊपर और ऐसा ऐसा है, उनकी अपनी असेसमेंट्स हैं, ये वो अपनी असेसमेंट जो रिपोर्ट आई है उसके ऊपर बात होगी। लेकिन ये कहीं ना कहीं एक आपको रियल सिचुएशन दिखाता है कि यूएस में ट्रंप किस तरीके से अपनी टर्म्स जो है वो डिक्टेट करते हैं और किसी की बात नहीं सुनते हैं। आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।